हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर ऑप्शनल टॉपिक दैट इज़ डेटा लिटरेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा लिटरेसी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि ये टॉपिक हमारा ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल से दैट कि आप लोग इसे देखें क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि डेटा लिटरेसी क्या है और हम लोग सर्टन टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि हम लोग अपनी इनकमिंग प्लेलिस्ट में या इनकमिंग वीडियोस में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह के डेटा बेसिस हो गए, डेटा लेक्स हो गए, डेटा वेयर हाउसेज हो गए, इनके बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारे पास डेटा लिटरेसी। जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक ऑप्शनल टॉपिक है जो कि है डेटा लिटरेसी। ये एज़ यूजुअल हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, आप लोग इसे वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तमाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास आ जाती है डेटा रिपोजिटरी। बेसिकली हमारे पास डेटा रिपोजिटरी क्या होती है? डेटा रिपोजिटरी को हम लोग कॉमन वर्डिंग में एज अ ले लेते हैं जी, एक बॉक्स, एज अ बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा की बात कर लेते हैं। हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग बेसिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, और उसे फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम लोग उसे जो है ना आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने से मुराद क्या है? बाकी डेटा से अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं ए से लेकर जी तक। फॉर एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास डमी अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स को निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, या हमारे पास आ जाती है डेटा की कलेक्शन। ठीक है, आपने शॉप से ख़रीदा या जहाँ से भी ख़रीदा, ठीक है, आपने वो डेटा मतलब ये समझ लें कि आपने वो जो अल्फ़ाबेट्स लाए वो हमारे पास जो कलेक्ट किया आपने 26 अल्फ़ाबेट, वो हमारे पास आ गई डेटा कलेक्शन आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गई जी डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या गया? आपने उनको एक ऑर्डर में एनालाइज किया। ठीक है, ए से लेकर जी तक, मतलब आपने उनको एक ऑर्डर में रखा। ठीक है, वो आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने ये किया कि उनमें से 10 को निकाल के एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, जो यानी आपने उन 10 जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको आइसोलेट कर दिया, बाकियों से अलग कर दिया। ठीक है, अब ये आप तक है, आप उन बाकी 10 को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डेटा की अगर सेंस में बात की जाए तो इसे बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह में, या इसे बेसिकली कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में, या आप कह सकते हैं कि डेटा माइनिंग के थ्रू रिपोर्ट मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है इसकी टाइप्स। ठीक है, डेटा रिपोजिटरी की सेवरल टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास आती है वो आती है जी डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस क्या हो? डेटाबेस बेसिकली जो है हमारे पास ये एक कलेक्शन है डेटा की और इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेटाबेस में मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी स्टोरेज प्लेस पे डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो हमारी डेटाबेस होती है। ठीक है, डेटा को स्टोर करते हैं, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस में हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं किस चीज़ की? स्टोरेज की, सर्चिंग की और हमारे पास मैनिपुलेशन की। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती है रिट्रीवल भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ये करते हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये समझ लें आप वहाँ पे स्टोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें किसी एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ठीक है, हम लोग उसका रोल नंबर लिखते हैं, उसका डेटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये डेटा रिट्रीविंग है। और नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं वो आती है सर्चिंग। फॉर एग्जांपल सर्चिंग से मुराद ये है कि हम लोग किसी स्टूडेंट के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है हमने कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 5 है, हमने ये देखना है कि जो रोल नंबर 5 है ये मतलब इसकी एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है। हम लोग अगर इसका एड्रेस लेना चाहते हैं तो हम लोग सर्च करेंगे उसके बारे में। ठीक है, फिर हमारे पास आती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में ये है कि हम लोगों ने डेटा स्टोर किया जल्दी में, हम लोग गलत डेटा लिख के, और हम लोग इनकमिंग टाइम में उसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास होता है डेटाबेस। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डेटाबेस की टाइप्स। टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, रिलेशनल होती है और नॉन रिलेशनल होती है। रिलेशनल डेटाबेसिस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेसिस वो डेटाबेसिस होते हैं कि जिनमें डेटा एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक स्कीमा के तहत स्टोर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो ये समझ लें आप, हमारे पास एक जो डेटा का लेआउट होता है ना, जिस तरह आपके पास एक्सेल की शीट आपने देखी होगी, उसमें रोज होती हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली ये समझ लें रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। अब ये हाईली ऑप्टिमाइज होते हैं क्वेरीइंग के लिए और डेटा ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, और एसक्यूएल को ये एज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ इन्हें रिलेशनल क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग
आप लोग नेक्स्ट इनकमिंग प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि मतलब क्या होती है प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए एक बात समझा देता हूँ कि जिस तरह एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। एक क्लास है हमारे पास, अब क्लास का डेटा हमने अगर मैनेज करना है, ठीक है, और हमने टीचर का डेटा भी मैनेज करना है। ज़ाहिर सी बात है, एक क्लास है, क्लास को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी भी क्लास के डेटा को मैनेज करने के लिए टीचर का नाम लिख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक नाम के बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। आईडी लिख देते हैं तो आईडी के थ्रू हमें सर्च करना पड़ेगा, बहुत वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। बजाय उसके हम लोग ये काम करते हैं कि जो टीचर टेबल में हमारे पास जो टीचर का इन्फॉर्मेशन टेबल होता है ना, उसमें जो हमारे पास टीचर की आईडी है, फॉर एग्जांपल आईडी, वो हम लोग ले आएंगे स्टूडेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की किसे कहते हैं, जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की हो और उसे हमने इंपोर्ट किया हो अपने टेबल में, ठीक है। उसे हमने टेबल में ला के रख दिया। अब ये है कि उसके पास वो, अब ये दोनों टेबल आपस में लिंक हो गए, स्टूडेंट टेबल और टीचर टेबल आपस में लिंक हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट टेबल के थ्रू टीचर टेबल से डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपको अगर किसी टीचर का डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो 5th क्लास को पढ़ाता है, आपको उसका डेटा चाहिए, ठीक है, आप लोग इजीली स्टूडेंट टेबल से उसका डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसमें ये है कि ये डेटा को स्कीमा लेस फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है। क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट डेटा आता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इस तरह के हमारे पास फॉर्मेट्स आ जाते हैं डेटा के, ठीक है। तो अब उनको मैनेज करना रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू एक चैलेंजिंग टास्क थी। इसके लिए आया हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग मेनली यूज़ जो है ना वो बिग डेटा के लिए किया जाता है। ये मतलब इसमें सिर्फ एसक्यूएल डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन या कोई भी लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में देखेंगे कि हम लोग पाइथन के थ्रू जो है ना हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, डेटा को विजुलाइज करेंगे, जो कुछ करेंगे, मतलब वो समझ लें नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा वेयर हाउस क्या होता है। डेटा वेयर हाउस एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि डेटा डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग एज्यूम कर लें कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है सेंटर में, डेटा डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा है उस बॉक्स के अंदर। अब उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, उस बॉक्स के अंदर हो रहा है हमारे पास ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट ये है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें से मीनिंगफुल इनसाइट्स या इस तरह की कोई चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उन्हें रीडेबल और यूजेबल स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर हमारे पास आया लोड। अब लोड क्या करता है, वो उनको रिपोजिटरी में या किसी भी चीज़ में लोड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाता हूँ कि रिपोजिटरी या हमारे पास जो डेटाबेस है और हमारे पास जो सोर्स है, उनके दरमियान हमारे पास एक बॉक्स है जिसे कहा जाता है डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस का काम क्या होता है, डेटा वेयर हाउस का काम होता है किसी भी मतलब जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है, उस पर ये प्रोसेस को परफॉर्म करना, ठीक है, ETL प्रोसेस को परफॉर्म करना ताकि वो यूजेबल और क्लीन डेटा हो हमारे पास, और फिर उसको वापस वो बैकएंड पे डेटाबेस में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आ जाती है डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स जो है वो हमारे पास एक बेसिकली सब सेक्शंस होते हैं डेटा के, ठीक है। डेटा वेयर हाउसेज के ये सब सेक्शंस होते हैं जो कि बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस बनाया, ठीक है। अब हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है उसमें 3 सेक्शंस आए थे, एक आता है लोअर स्टाफ, एक आता है मिडिल स्टाफ, एक आता है अपर स्टाफ, ठीक है। अब अगर ये इसी तरह मतलब रैंडमली डेटा पड़ा होगा तो लोअर स्टाफ का जो बंदा है वो अपर स्टाफ के डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपर स्टाफ का बंदा लोअर स्टाफ के डेटा को एक्सेस इजीली कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को मतलब एक ओवरहेड है बेसिकली, और उनके लिए ये भी ओवरहेड है कि अपना डेटा तलाश करना भी उनके लिए एक ओवरहेड होता है। बेसिकली डेटा मार्ट्स का पर्पज़ ये होता है कि ये बेसिकली एक समझ लें एक छोटा सा रूम क्रिएट कर देते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। आप लोग डेटा वेयर हाउस को एज अ बिल्डिंग ले लें और उसके अंदर एक रूम ले लें आप डेटा मार्ट को, ठीक है। डेटा मार्ट क्या करता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। वो आते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, और उन्हें वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उनके रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आई थी वो आई थी डेटा लेक्स, ठीक है। डेटा लेक्स बेसिकली ये जो होती हैं ये वो रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसी रिपोजिटरीज होती हैं जो कि डेटा को स्टोर करती हैं सर
ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करती हैं, लेकिन ये स्टोर करती हैं रफ फॉर्मेट में, ठीक है। रफ फॉर्मेट में आगे देखेंगे जैसे CSV या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में उनको सेव करके डेटा को, ठीक है, लेकिन ये उसको सेव करती है थ्रू मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं, उनको एक कोई भी सीरियल नंबर, कोई भी टैग लगा दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की बेस पे या उसकी कैटेगरी की बेस पे कोई टैग लगा दिया, इस तरह उस डेटा को स्टोर करती है। अब हमारे पास डेटा पाइपलाइन क्या आ जाती है। डेटा पाइपलाइन हमारे पास बेसिकली जो आती है वो ये आती है, ये एक ब्रॉडर टर्म होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक का क्या मतलब है, मतलब ये कि जब एक डेटा एक जगह से ट्रैवल करना शुरू करता है और जहाँ पर वो पहुँच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है ना वो डेटा पाइपलाइन के भरोसे होता है, ठीक है। अब डेटा पाइपलाइन का काम क्या होता है, ये बेसिकली बैच और स्ट्रीम दोनों में यूज होता है। स्ट्रीम क्या होती है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। स्ट्रीम ये होती है फॉर एग्जांपल के जिस तरह अभी जो सिटी में मैनेजमेंट कैमरास होते हैं, ठीक है। अब वो बैच में मतलब ये है उनको बैचेस की फॉर्म में लेना, मतलब इनपुट्स को उनसे जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको बैचेस की फॉर्म में लेना। अब बैच की फॉर्म में नुकसान क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना अगर एक बैच की फॉर्म में कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो हो सकता है जो जिस टाइम में उसने डिले किया उस टाइम में कोई इवेंट अकर हो गया हो, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या था हमारे पास आ जाती है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है, वो एक कंटिन्यूसली उसको रिकॉर्ड करता ही रहता है, करता ही रहता है और पीछे सेव करता रहता है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होती है उसे पीछे सेव करता है। अब वो जो एक कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रहा है ना वो, अब वो कैमरा से जो है हमारे पास डेटा जो है ना डेटा स्टोर में या हमारे कंप्यूटर में पहुंच रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है, वो डेटा पाइपलाइन के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। ये आपको बेसिकली ये कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है सच, ठीक है, क्योंकि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। ये बेसिकली जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि डेटा पाइपलाइंस क्या होती हैं, ये एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बिग डेटा स्टोर्स। बिग डेटा स्टोर्स क्या होते हैं, बिग डेटा स्टोर्स ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह अपाची हडूप के बारे में देखा था, ठीक है, हमारे पास बिग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है वो। अब ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपको भी ये बात पता है कि छोटी सी जगह पर या किसी एक नोड पर या किसी एक पीसी में, आल दो वो सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सर्वर ही क्यों ना हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिसे बिग डेटा कहा जाता है उसे स्टोर करना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि भाई इतनी स्टोरेज मैनेज करना मुमकिन ही नहीं है कि डेटा को एक जगह पे स्टोर किया जाए। अब वो क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब अगर एक कंप्यूटर है जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमने 100 प्रोसेसर डाल दिए या 100 हमने स्टोरेज डिवाइसेस डाल दी, ठीक है। अब उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट वन जिसमें सिंगल एक मतलब समझ लें स्टोरेज डिवाइस थी और सिंगल हमारा पास प्रोसेसर था। अब क्या करते हैं वो बजाय 100 एक में डालने के, मतलब 100 डिवाइसेस को एक कंप्यूटर में डालने के, वो ये काम करते हैं डेटा को 100 डिवाइसेस में स्प्लिट कर देते हैं। मतलब डेटा का पार्ट 1 बनाया वो एक को दे दिया, पार्ट 2 बनाया अप टू पार्ट 20 वो 20 कंप्यूटर को अलॉट कर दिया और रिकॉर्ड रखा जाता है कि पीछे कौन सा पार्ट किस कंप्यूटर को एलोकेट किया गया। फिर उसके बाद जो ही ज़रूरत पड़ती है उसको वापस रिट्रीव कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा एक ओवरव्यू अबाउट डेटा लिटरेसी, ठीक है। ये एक ऑप्शनल वीडियो थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास डेटा बेसिस क्या होते हैं, डेटा बेसिस की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि डेटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस देखा एग्जांपल के साथ, हमने नॉन रिलेशनल डेटाबेस देखा और हम लोगों ने देखा कि किस तरह हमारे पास डेटा मार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या डेटा लेक्स काम कर रहे हैं या डेटा पाइपलाइंस काम कर रही हैं। हमारे पास बिग डेटा स्टोर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चंद चीज़ें थी, ये चंद कॉन्सेप्ट्स थे जिनका हमारे लिए सीखना ज़रूरी था कि ज़ाहिर सी बात है ये हमारे इनकमिंग वीडियोस में इनको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। ये जो टॉपिक्स हम लोग अभी ओवरव्यू ले रहे हैं ये ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा इनको, लेकिन ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है, ठीक है। कि मतलब बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है, इजी वर्डिंग में ये समझ लें कि हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास प्लेलिस्ट में वीडियो आ जाती हैं वो हमारे पास टेक्निकल वीडियोस होती हैं, ठीक है। उनमें जो आपको डेफिनेशंस और जो आपको एक्सप्लेनेशन समझाई जाएगी वो टेक्निकल होगी। ये बेसिकली नॉन टेक्निकल डेफिनेशन और नॉन टेक्निकल जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इन टॉपिक्स की ये आ जाती है। और आई होप कि आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।